हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी। आज इस वीडियो के माध्यम से इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 349 और 358 पर आधारित यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से एमसीक्यू देखेंगे। ये एमसीक्यूज विभिन्न न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए एलएलएम क्लेट एग्जाम, AIBE एग्जाम्स, बिहार ASI एग्जाम्स, जो परीक्षा ट्रेनिंग की समाप्ति पर ली जाती है, उन सभी के लिए आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अब आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन ला स्टडी कोड डाउनलोड करके विभिन्न राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। AIBE एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस सेट हिंदी मीडियम में एवं ₹1 प्रतिदिन की 10 प्रश्न लॉ MCQ रेगुलर टेस्ट सीरीज को आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको 3120 प्रश्न पूरे एक वर्ष के लिए दिए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास बने बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो के माध्यम से हम आपराधिक बल एवं हमले से संबंधित धारा 349 और 358 पर आधारित MCQs को समझेंगे। आपराधिक बल को IPC के सेक्शन 350 में परिभाषित किया गया है एवं हमला को IPC के सेक्शन 351 में परिभाषित किया गया है। यहाँ शुरुआत इसकी 349 से होती है। 349 में बल को परिभाषित किया गया है कि बल क्या होता है। सबसे पहले हम बल एवं हमले को देख लेते हैं कि आपराधिक बल एवं हमला की परिभाषा क्या है। धारा 350 ये आपराधिक बल को बताती है। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सम्मति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए या उस व्यक्ति को जिस पर बल का प्रयोग किया जाता है क्षति, भय या क्षोभ ऐसे बल के प्रयोग से कारित करने के आशय से या ऐसे बल के प्रयोग से संभाव्य कारित करेगा, यह जानते हुए शासय करता है, वह उस अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, ये कहा जाता है। आपराधिक बल धारा 349 ये केवल बल को परिभाषित करती है। बल की वही परिभाषा है जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। किसी कार्य के द्वारा, किसी एक्टिविटी के द्वारा जब हम उस वस्तु की स्थिति को गतिशील कर दें, गतिहीन कर दें या उसकी गति में कोई परिवर्तन कर दें, तो ऐसे किए जाने वाले कार्य को बल कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से धारा 349 बल को परिभाषित करती है और ये परिभाषा बताती है कि जब किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की गति को गतिशील कर दिया जाए, उसे बढ़ा दिया जाए, कम कर दिया जाए या उसे परिवर्तित कर दिया जाता है, तो इसे बल कहा जाता है। और ऐसे बल में जब क्षति, भय या क्षोभ जोड़ दिया जाए तो वह आपराधिक बल बन जाता है। अर्थात अपराध करने के आशय से किसी व्यक्ति को क्षति, भय या क्षोभ के साथ बल का प्रयोग किया जाना आपराधिक बल कहलाता है। आपराधिक बल के लिए यह आवश्यक है कि उस व्यक्ति की सम्मति के बिना उस व्यक्ति पर बल का प्रयोग किया जाए, जिससे कि उस व्यक्ति को क्षति कारित हो, भय कारित हो या क्षोभ कारित हो, उस व्यक्ति को कोई नुकसान हो, वो भय में आ जाए, डर जाए या वो गुस्से में आ जाए, तब वह अवस्था आपराधिक बल की बनती है और उस व्यक्ति की सम्मति के बिना होना चाहिए। आपका आशय होना चाहिए, ऐसे बल के प्रयोग से कारित करने के आशय से या ऐसे बल के प्रयोग से संभाव्यतः कारित करेगा, यह जानते हुए शासय करता है, वह उस अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, ये कहा जाता है। धारा 351 ये हमले को परिभाषित करती है। हमले के संदर्भ में कहा गया है कि जो कोई अंग विक्षेप या कोई तैयारी इस आशय से करता है या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि ऐसे अंग विक्षेप या ऐसी तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाएगी कि जो वैसा अंग विक्षेप या तैयारी करता है वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, वह हमला करता है, ये कहा जाता है। अंग विक्षेप अर्थात आपकी भाव भंगिमा, आपकी बॉडी के पार्ट्स के द्वारा, हाथ के द्वारा, पैर के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाना, उसके साथ साथ कोई तैयारी आप करते हैं किसी सामने वाले व्यक्ति को परेशान करने के लिए, जैसे कि A B से कहता है कि मैं तुम्हें लाठी से पीटूंगा।
अब कहने के साथ साथ जब उसके द्वारा लाठी उठा ली जाती है तब उसके अंग विक्षेप अर्थात हाथ के द्वारा लाठी उठाया जाना अंग विक्षेप की स्थिति में आ जाएगा, और कोई तैयारी अंग विक्षेप लाठी का उठाना और साथ में उसकी तैयारी, लाठी उठा करके उसने सामने वाले को मारने की तैयारी कर ली है, तो कोई अंग विक्षेप या कोई तैयारी इस आशय से करता है, यह संभाव्य जानते हुए कि सामने वाले पर वह आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है। इस बी को जहां ये एहसास हो जाएगा कि ये ए मेरे ऊपर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है, तो आपराधिक बल के प्रयोग से जो पहली अवस्था होती है वह हमले की अवस्था होती है, तो वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, वह हमला करता है, ये कहा जाता है। स्पष्टीकरण में दिया हुआ है कि केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते हैं, किंतु जो शब्द कोई भी व्यक्ति प्रयोग करता है वे उसके अंग विक्षेप या तैयारियों को ऐसा अर्थ दे सकते हैं जिससे कि वे अंग विक्षेप या तैयारियां हमले की कोटि में आ जाएं। केवल शब्द बोल करके यदि कोई व्यक्ति निकल जाता है, चला जाता है, तो वो हमले की कोटि में नहीं आते। मान लीजिए कि ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। अब इतनी बात कह करके जब कोई व्यक्ति निकल गया तो केवल शब्द बोल करके चला गया, तो ये हमले की कोटि में नहीं आएंगे। लेकिन अगर उसने कहा कि मैं तुम्हें देखता हूँ या देख लूँगा, जो भी कुछ कहे, उसके साथ साथ वो उस अंग विक्षेप या तैयारी अपने हाथों के द्वारा या शरीर के अन्य अंगों के द्वारा कोई तैयारी दर्शित करे, देखने के संबंध में उसने लाठी, डंडा, चाकू आदि से कोई प्रहार करता है, तैयारी करता है, आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो वह अवस्था यहाँ पर हमले की बन जाएगी। लेकिन केवल शब्दों का कहना हमले की कोटि में नहीं आता है। तो ये था आपका आपराधिक बल और हमला। अब हम इसके एमसीक्यू देखते हैं। प्रश्न था यहाँ पर पहला हमारा कि ए जेड की सम्मति के बिना एक कुत्ते को जेड पर झपटने के लिए क्षोभ करने के आशय से भड़काता है। यहाँ ए के द्वारा कौन सा अपराध किया गया है? ए के द्वारा जेड की इस विदाउट कंसेंट एक कुत्ता जेड पर झपटने के लिए क्षोभ करने के आशय से, तो यहां दिया हुआ है देखिए क्षोभ करने के आशय से। हमने भी आपराधिक बल के प्रयोग के संबंध में पढ़ा था कि क्षति, क्षोभ या भय और सम्मति के बिना। तो पहली कंडीशन यहाँ सम्मति के बिना बन रही है, दूसरा क्षति, क्षोभ या भय में से एक कंडीशन यहाँ क्षोभ करने की बन रही है। तो यहाँ आपराधिक बल का प्रयोग इसके द्वारा किया जाता है ए के द्वारा, और आपराधिक बल को धारा 350 में परिभाषित किया गया है। इसका आंसर होगा आपराधिक बल के प्रयोग के लिए। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका पहला हो जाएगा, ऑप्शन क्रमांक ए, क्रिमिनल फोर्स या आपराधिक बल का। प्रश्न क्रमांक 2 है, ए जेड की सम्मति के बिना एक कुत्ते को जेड पर झपटने के लिए भड़काता है। यहाँ ए का आशय जेड को क्षति, भय या क्षोभ कारित करने का है। तो तीनों अवस्थाएं यहाँ दी गई हैं, मौजूद हैं। तो यहाँ आपराधिक बल के प्रयोग से संबंधित प्रश्न का उत्तर होगा। सही ऑप्शन यहाँ पर एक हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है कि ए ने बी पर थूक दिया है, ए किस अपराध के लिए उत्तरदायी होगा? ए के द्वारा बी पर थूक दिया गया है अर्थात बल का प्रयोग कर दिया गया है। तो क्षोभ के लिए, हमले के लिए, आपराधिक बल के प्रयोग के लिए, तो सही ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा कि आपराधिक बल के प्रयोग के लिए उत्तरदायी होगा। क्योंकि जब वो सामने वाला उस पर थूकेगा तो थूकने से उस व्यक्ति को क्षोभ उत्पन्न होगा। तो क्षति, क्षोभ या भय, ये 3 अवस्थाएं इसकी दी हुई हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है कि अशासय एक स्त्री को क्षुभित करने के इरादे से उसके चेहरे पर पड़ा हुआ घूंघट उठा देता है, अदोषी होगा। एक स्त्री को क्षुभित करने के इरादे से, प्रश्न में दिया हुआ है क्षोभ, क्षति, क्षोभ और भय। तो यहाँ क्षोभ लिखा हुआ है, क्षोभ करने के इरादे से चेहरे पर पड़ा हुआ घूंघट उठा देता है, अदोषी होगा आपराधिक बल के प्रयोग का। आप काफी आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर को स्वयं ही समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं। सदोष अवरोध हमले का आपराधिक बल प्रयोग करने का, तो सही ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा कि क्रिमिनल फोर्स का है कि आपराधिक बल के प्रयोग किए जाने का। प्रश्न क्रमांक 5 है कि एक स्त्री का घूंघट बिना उसकी सम्मति के उसे डराने के लिए हटा देता है। तो देखिए यहाँ पर है भय, क्षति, क्षोभ और भय बिना सम्मति के है, विदाउट कंसेंट है, आपराधिक बल प्रयोग के लिए। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 है कि एक कुत्ते को जेड पर बिना उसकी सहमति के उसे जेड के ऊपर कूदने को उकसाता है ताकि जेड को कष्ट हो। यहाँ पर क्षति, क्षोभ, भय
कष्ट हो, उसे गुस्सा आ जाए, क्षति पहुंचे। क ने निम्न में से कौन सा अपराध किया है? आपराधिक बल प्रयोग का अपराध किया है। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अज की सहमति के बिना इस आशय से कि ज को क्षति, भय या क्षोभ कारित हो, एक कुत्ते को ज पर झपटने के लिए भड़काता है। आपराधिक बल प्रयोग का सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ए। प्रश्न क्रमांक 8, भारतीय दंड संहिता की धारा 351 के अंतर्गत हमला कायद किया जा सकता है केवल भाव भंगिमा के द्वारा, केवल तैयारी के द्वारा, केवल शब्दों के द्वारा, या भाव भंगिमा या कोई तैयारी। तो हमले के संबंध में हमने आपको समझाया था कि व्यक्ति के अंग विक्षेप या भाव भंगिमा या किसी तैयारी के द्वारा हमले की स्थिति बनती है। केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते हैं जब तक कि उनके संबंध में तैयारी या भाव भंगिमा एक व्यक्ति के द्वारा नहीं कर दी जाती। तो केवल भाव भंगिमा और केवल तैयारी अर्थात दो, पहला और दूसरा दोनों मिलकर के आपका भाव भंगिमा या कोई तैयारी, सही ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न है कि ख से यह कहते हुए कि मैं तुम्हें पीटूंगा, क एक छड़ी उठा लेता है। निर्दिष्ट करें कि निम्न में से कौन सा अपराध यदि कोई हो तो क के द्वारा कायद किया गया है। ख से यह कह रहा है क कि मैं एक छड़ी से तुमको पीटूंगा और छड़ी उठा भी ली है। तो सामने वाले को यह विश्वास हो गया है कि अमुक व्यक्ति उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है। तो ऐसी स्थिति में ये हमले की डेफिनेशन में आता है, अंग विक्षेप या तैयारी के द्वारा। क्योंकि अंग विक्षेप अर्थात हाथों के द्वारा छड़ी का उठाया जाना और तैयारी किया जाना पूरी छड़ी उठा करके सामने वाले को पीटने की, तो यह आपराधिक बल के प्रयोग की कंडीशन आती है। तो यह है आपका हमला। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका है ऑप्शन क्रमांक बी। और हमले को धारा 351 में परिभाषित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 11 है कि यह पर अपना मुख का क इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए हिलाता है कि उसके द्वारा यह को यह विश्वास हो जाए कि क यह को मारने ही वाला है। अब यहाँ यह उसको विश्वास करा रहा है कि इस तरह से मुख का उछालता है कि उसे यह विश्वास हो जाए कि सामने वाला उस पर बल का प्रयोग करने ही वाला है। तो ये स्थिति आती है हमले की। कर के द्वारा कायद किया गया है, बल का प्रयोग गलत है, आपराधिक बल का प्रयोग गलत है। हमला सही ऑप्शन यहाँ पर इसका सी है कि इसके द्वारा हमला किया गया है। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट, ध्यान रखिएगा, हमला और आपराधिक बल में अंतर आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा इन प्रश्नों के माध्यम से। प्रश्न क्रमांक 12 है कि निम्न में से कौन सा हमले का दृष्टांत नहीं है? अब से यह कहते हुए कि मैं तुम्हें पीटूंगा एक छड़ी उठा लेता है, हमले का दृष्टांत है। अब को बाद में देख लेने की धमकी देता है, बाद में देख लेने की धमकी देता है, लेकिन उस समय उसके द्वारा कोई कार्य उसके संबंध में, धमकी के संबंध में नहीं किया जाता। उसके अंग विक्षेप या उसकी तैयारी को उसके शब्द प्रदर्शित नहीं करते हैं। शब्द जो उसने बोले हैं कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, इस धमकी के संबंध में उसके द्वारा कोई भी एक्शन अपनी बॉडी पार्ट्स के द्वारा एवं अपनी तैयारी के द्वारा नहीं किया गया है। तो यहाँ ब को बाद में देख लेने की धमकी देता है, ये मामला हमले के दृष्टांत में नहीं आता है। एक महिला ब का उसकी सहमति के बिना चिकित्सा परीक्षण करा देता है। ब से यह कहते हुए कि मैं तुम्हें पीटूंगा एक छड़ी उठा लेता है। ये कंडीशन यहाँ पर हमले की आएगी। प्रश्न क्रमांक 13 है कि एक हिंसक कुत्ते को मुख बंधीन इस आशय से यह संभाव्य जानते हुए खोलना आरंभ करता है कि उसके द्वारा ब को यह विश्वास हो जाए कि वह बी पर कुत्ते से आक्रमण कराने ही वाला है। तो यहाँ बी को यह विश्वास होने की स्थिति बताई गई है कि वो ये विश्वास कर ले कि वह उस पर आक्रमण कराने वाला है। तो ए किस प्रकार का दोषी होगा? तो ए यहाँ हमले का दोषी होगा, क्योंकि वह आपराधिक बल प्रयोग करने की अवस्था में आ रहा है और हमला उसका पूरी तैयारी को दर्शित कर रहा है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ए होगा कि वह हमले का दोषी होगा। प्रश्न क्रमांक 14 है कि हमला कारित नहीं किया जा सकता है केवल शब्दों के उच्चारण से, हाव भाव के प्रदर्शन से, तैयारी करके या इनमें से किसी भी प्रकार से नहीं। तो हमला कारित नहीं किया जा सकता है केवल शब्दों के उच्चारण से। केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते हैं, बाकी हाव भाव का प्रदर्शन एवं तैयारी ये हमले की स्थिति में आती है। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ए है कि केवल शब्दों के उच्चारण के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है कि किस धारा के अनुसार महिला के लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है?
महिला के लज्जा भंग करने संबंधी हमला धारा 354 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय है। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका डी है। धारा 354 में स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल के प्रयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 354 के अनुसार जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि तद्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी तथा परंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा एवं जुर्माने से भी दंडनीय होगा। प्रश्न क्रमांक 16 है कि महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। तो महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है धारा 354 आईपीसी में। नेक्स्ट प्रश्न, किसी स्त्री से लैंगिक अनुग्रह के लिए मांग या अनुरोध भारतीय दंड संहिता की धारा 354A के अंतर्गत दंडनीय है। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ए है। प्रश्न क्रमांक 18 है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत किसी पुरुष द्वारा महिला का पीछा करना दंडनीय है। तो धारा 354D में किसी पुरुष के द्वारा महिला का पीछा करना दंडनीय होता है। धारा 354B ये निर्वस्त्र करने के आशय से किसी स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। धारा 354C दृश्य रतिक्तता को बताता है और धारा 354D ये पीछा किए जाने से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 19 है कि जब एक महिला अपने स्नानघर में स्नान कर रही थी तो उसी समय एक्स के द्वारा अपने मोबाइल में उसका फोटो खींच ली गई तथा उसके फेसबुक पेज पर डाल दी गई। यहाँ ए ने क्या अपराध किया है। तो यहाँ ए के द्वारा अपराध किया गया है दृश्य रतिक्तता का अर्थात वोयरिज्म का। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका सी है। वोयरिज्म को धारा 354C में परिभाषित किया गया है। धारा 354C ये कहता है ऐसा कोई पुरुष जो किसी प्राइवेट कृत्य में लगी हुई किसी स्त्री को एकटक देखेगा या उसका चित्र खींचेगा अथवा उसे प्रसारित करेगा, तब ऐसा पुरुष दृश्य रतिक्तता अर्थात वोयरिज्म का अपराध कारित करता है। ये धारा दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा अंतर्स्थापित की गई थी। किसी भी स्त्री की लज्जा का अनादर धारा 354 में आता है। लैंगिक उत्पीड़न धारा 354A है। पीछा करना धारा 354D है। प्रश्न क्रमांक 20 में दृश्य रतिक्तता या वोयरिज्म के विषय में पूछा गया है कि किस सेक्शन से संबंधित है। तो धारा 354C से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 है भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित किस धारा में दृश्य रतिक्तता को परिभाषित किया गया है। तो 354C में इसे परिभाषित किया गया है। प्रश्न है कि कौन सी धाराओं को दंड विधि संशोधन 2013 के द्वारा भारतीय दंड संहिता में अंतर्स्थापित किया गया था। तो धारा 166A, 166B तथा 354C को दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा अंतर्स्थापित किया गया था। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका सी है। प्रश्न क्रमांक 25 है कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार ऐसा कोई भी पुरुष जो किसी स्त्री के द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी भी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने का मॉनिटर करता है वह अपराध करता है। अर्थात ऐसा पुरुष किसी महिला के पीछे लगा हुआ है कि वह क्या कार्य कर रही है, ईमेल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से या किसी अन्य व्हाट्सएप या अन्य जो भी आजकल जैसी संसूचनाओं के माध्यम चले हुए हैं, तो ये स्थिति आ जाती है मॉनिटर किए जाने की, अर्थात उस महिला का पीछा किया जाना। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका बी है, जो कि धारा 354D के अंतर्गत परिभाषित है, पीछा किया जाना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी स्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से पुरुष से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद उस पुरुष के द्वारा पीछा करना किन परिस्थितियों में पीछा करने का अपराध नहीं होता है। तो विधि के अधीन पीछा किया जाना ये पीछा किए जाने के संबंध में अपराध नहीं है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। अन्य ऑप्शंस में एक तरफा प्रेम प्रसंग, वाणिज्यिक संव्यवहार के कारण तथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ए है। धारा 354D के द्वितीय परंतु के अनुसार प्रश्न क्रमांक 27 है कि एक व्यक्ति जो किसी स्त्री के इंटरनेट, ईमेल या अन्य प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक संचार पर नजर रखता है वो पीछा करने की स्थिति है। सही ऑप्शन इसका डी है, धारा 354D। धारा 354D भारतीय दंड संहिता संबंधित है। धारा 354D भारतीय दंड संहिता संबंधित है पीछा किए जाने से।
किसी पुरुष के द्वारा किसी महिला का पीछा किया जाना। प्रश्न क्रमांक 29 है कि ए और बी अच्छे दोस्त हैं। ए बी से शादी का प्रस्ताव करता है किंतु बी इनकार कर देती है। ए यह संदेह करता है कि बी का प्रेम संबंध किसी अन्य के साथ है और ए बी के द्वारा उपयोग करने वाले मोबाइल फोन और ईमेल अकाउंट को मॉनिटर करता है, अर्थात वो पीछा करता है। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ऑप्शन क्रमांक सी है। प्रश्न क्रमांक 30 है कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार ऐसा कोई भी पुरुष जो किसी स्त्री के द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप में इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है, वो पीछा करता है। नेक्स्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न है ये इस वीडियो का कि भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न धाराओं में से किसमें संपत्ति चुराने के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग दंडनीय होता है? तो हमला या आपराधिक बल का प्रयोग दंडनीय होता है धारा 356 के अंतर्गत। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका डी है। धारा 379 ये चोरी के लिए दंड का प्रावधान करती है और धारा 381 लिपिक या सेवक के द्वारा स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी को धारा 381 बताती है और धारा 384 ये उद्यापन के लिए दंड का प्रावधान करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। इससे आगे के वीडियो में हम इससे आगे के सेक्शंस धारा 359 से और 374 पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे जो कि व्यापारण, अपहरण, दासत्व और बलाश्रम से संबंधित हैं। सो प्लीज़ आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी इन वीडियो से लाभ उठा सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।